नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर लगातार इस हफ्ते में तेजी के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया है। करीबन 13% की बढ़त कच्चे तेल ने इस हफ्ते में अब तक दिखाई है और $85 प्रति बैरल के आसपास के लेवल्स यहां पर अब होल्ड करते हुए नजर आए हैं। बाजार को ऑफकोर्स इंतजार रहेगा किसी ट्वीट का, किसी फर्दर डेवलपमेंट का, यहां से नई डायरेक्शन लेने के लिए। साथ ही बात करेंगे यहां पर सोने चांदी की, जहां पर सोना और चांदी दोनों ही 8 महीने के लोज पर कारोबार कर रहे हैं। सोना 4000 का स्तर तोड़ चुका है और चांदी $55 प्रति आउंस के आसपास कर रही है काम। आगे किस तरह की स्थिति रह सकती है, इस पर होगी चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, यूनिक चेन्स एंड ज्वेल्स के डायरेक्टर सैयद मेहरा, एंड केडिया एडवाइजरी के अजय केडिया। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहां पर सोने चांदी के साथ कर लेते हैं और जिस तरह की मुनाफा वसूली देखने को मिली है, अजय आपसे जानना चाहेंगे ऑन चार्ट्स अब यहां पर और कितनी बेरिशनेस है, क्योंकि जब की साइकोलॉजिकल लेवल्स नीचे में टूटते हैं तो शायद बाजार और लोअर लोज बनने की एक्सपेक्टेशन रखता है। नमस्कार मनीषा जी। बिल्कुल देखें, पिछले हफ्ते तक हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चांदी में हम लोग 48-50 तक का लेवल देख रहे थे या 53-54 का एक बेस पकड़ते हुए देख रहे थे। और गोल्ड के केस में जैसे मैंने पहले भी कहा था, आई वाज एक्सपेक्टिंग 34-50। बट जून महीने में जो कच्चे तेल में जबरदस्त फॉल आई और उसकी वजह से जो सीपीआई के नंबर है जो 4.2 से लास्ट मंथ के 3.5 पे आ गया है, तो जो कंसर्न्स था इन्फ्लेशन को लेकर काफी हद तक कम हुआ। और यही चीज फेड के मिनट्स में भी हमने सुने और जो फेड चेयरमैन है उन्होंने भी इस चीज को एडवोकेट किया कि हाँ, इन्फ्लेशन के नंबर्स काफी कम हुए हैं। लेकिन डिस्पाइट दैट हम देख रहे हैं कि जो $17 की तेजी लास्ट 10-15 दिनों के अंदर कच्चे तेल में आई है, तो वहां से वापस इग्नाइट हुआ है इन्फ्लेशन का कंसर्न। एंड दैट इज वाई हम देख रहे हैं कि 41-50 के ऊपर गोल्ड बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो आई थिंक अगला 10-12 दिन काफी क्रुशियल होने वाला है, बिकॉज पहला जो रेट हाइक है वो सितंबर में, जिसकी प्रोबेबिलिटी अब 50% के करीब है। तो आई थिंक अनलेस एंड अनटिल वी कच्चा तेल नीचे, हाँ 87 का हाई हमने कच्चे तेल में देखा है ब्रेंट में, अब काफी स्टेबल है। अगले 2-4 दिनों के अंदर लेट्स से कि ये कंसर्न्स कम होता है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई फॉल रहेगा। तो आई थिंक अगला 10-12 दिन गोल्ड और सिल्वर के लिए बहुत ही क्रुशियल सपोर्ट्स पे है। सपोर्ट की अगर बात करें तो गोल्ड में मुझे लगता है कि 3880 3870 के आसपास का एक बेस बनेगा। लास्ट टाइम भी हमने 3940 का लो देखा था, बट आई थिंक 3880 3870 एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता हुआ दिख रहा है टाइमिंग। तो पहले जो एग्रेसिव शॉर्ट में मैं देख रहा था उतना नहीं दिख रहा है, बिकॉज $100 पे नहीं है अब कच्चा तेल, 85 पे है। सेकेंडली चांदी की भी अगर हम बात करें तो टेक्निकली तो 4850 का ही सपोर्ट आ रहा है, बट हमने देखा जैसे जैसे भाव में गिरावट आती है लोअर लेवल पे बाइंग भी इनिशिएट होते हुए दिखाई देती है। तो मुझे लगता है कि 53 54 एक सेफ है। यहाँ पे एग्रेसिव शॉर्ट्स में नहीं जाना चाहिए। बेटर रहेगा कि जुलाई और अगस्त में एक्यूमुलेशन के लिए थोड़ा देखिए कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है क्या। बट एग्रेसिवली यहाँ से मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा फॉल बैक है। जो मैं जनवरी फरवरी मार्च में कहता था वैसा मेरे को रिस्क नहीं दिखाई दे रहा है टाइमिंग। हाँ, अगला 10-12 दिन कच्चा तेल, इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखिए। सपोर्ट साइड $50 एक मान के चल लीजिए चांदी में और 3880 गोल्ड में। ऑलराइट, तो यानी कि अच्छी खासी मुनाफा वसूली एक्सपेक्टेड है सोने और चांदी दोनों में यहाँ पर, और लोअर लोज शायद यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकते हैं। अपने ऑल टाइम हाई से अगर हम सोने और चांदी की बात करें तो काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिली है। ये एक महीने का चार्ट है जहाँ पर सोने में करीबन 9% की गिरावट भारतीय बाजारों में बनती हुई नजर आई है, और यही हाल काफ़ी हद तक चांदी का भी है। चांदी ने एक्चुअली अंडर परफॉर्म किया है सोने को, और 22% की गिरावट हमने पिछले एक महीने में यहाँ पर बनते हुए देखी है। सैयद, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सोने चांदी में गिरावट है, एक्सपेक्टेशन है कि आगे शायद और गिरावट देखने को मिल सकती है, ट्रेड इसे किस तरह से देखता है? नमस्ते मनीषा जी। मुझे लगता है कि जिस तरीके से वॉर इंटेंसिफाई हुई है यूएस और ईरान की, और जिस तरीके से तेल के भी रेट्स बढ़े हैं, बॉन्ड यील्ड्स भी स्ट्रांग हो रहे हैं, और उसके अलावा जो फेड के इंटरेस्ट रेट्स है मुझे लगता है 2027 तक अभी वो घटाएंगे नहीं। तो गोल्ड जो है वो नीचे स्तर के अंदर एज अ 3900 के नीचे जाना मुश्किल लग रहा है मुझे, और चांदी भी जो है $50 के नीचे मुश्किल लग रही है। जो ट्रेड के अंदर हम देख रहे हैं कि जो हमने देखा था कि पुराने मई जून के अंदर इतनी गिराकी नहीं थी, तो जुलाई के अंदर हम देख रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और रिटेलर्स हैं उन्होंने बाइंग शुरू कर दी। आने वाले अपकमिंग सीजन जो होता है, चाहे वो रक्षाबंधन आएगा, फिर उसके बाद नवरात्रे आएंगे, फिर दिवाली आएगी, उसकी तैयारी जो जितने रिटेलर्स हैं वो जुलाई एंड अगस्त के अंदर करना चालू कर देते हैं। और जो गोल्ड के और सिल्वर के रेट्स हैं, इतने रेट्स नीचे आ गए हैं कि अभी
पॉजिटिव लग रहा है एज अ मैन्युफैक्चर रिटेलर कि अगर थोड़ा और भी इन्वेस्ट करना हो या मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अपनी कैपेबिलिटी बना के रिटेलर को पुश करना हो, रिटेलर को स्टॉक करना हो ज्वेलरी, तो उसके लिए काफी पॉजिटिविटी है माइंड के अंदर। और कभी भी आप देखेंगे चांदी, तो अगर आप देखा कि 4,20,000 आया तो 50% चांदी की मूवमेंट चलती है जब भी भाव नीचे आया है, पहले भी ऐसा हुआ है। तो मुझे लगता है कि अभी भी ये रेट के अंदर एंड कस्टमर को उसकी बाइंग गोल्ड की और सिल्वर की शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आने वाले 3 महीने के अंदर जैसे यहाँ से 15 टू 17% के दिवाली तक के गोल्ड रेट इंक्रीज के मुनाफा मिल सकता है एंड कस्टमर को। और शॉर्ट टर्म करना हो तो मुझे लगता है जुलाई एंड से लेके अगस्त के अंदर अगर 5 दिन और 15 दिन के अंदर की सोच बनाकर, तेजी की बनाकर अगर चलेंगे तो अच्छा उसके अंदर मान लो 3 से 4% के रिटर्न्स मिल सकते हैं। आने वाले टाइम के अंदर काफी शादियां भी दिख रही है और बाइंग सीजन जो 2 महीने मई जून के अंदर बाइंग इतनी अच्छी तरह नहीं हुई, कस्टमर अभी मार्केट के अंदर वापस आ गए। हम्म। जिन लोगों ने नहीं खरीद पाए या जिन लोगों के घरों में शादियां हैं और काफ़ी सारी शादियां ऑफ कोर्स आने वाले सीजन में हैं, तो उनके लिए शायद ये अच्छा समय है। संयम, अगर हम एज अ ट्रेड, जैसे आपने कहा मैन्युफैक्चरिंग के लिए अच्छा है, आप मेजरली मैन्युफैक्चरिंग में हैं, तो किस तरह से इस सीज़न को आप अप्रोच कर रहे हैं? जिस तरह से हम पहले भी बात करते रहे हैं, क्या ये लाइट वेट्स हैं? जैसे आपने पहले भी कहा था कि 100 ग्राम की ज्वेलरी अब यहाँ पर 60-70 ग्राम में बनने लगी है, क्या यही अप्रोच इस सीज़न के लिए है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए मनीषा जी, यदि हम लोग जा रहे हैं रिटेलर के पास, तो वो हेवी ज्वेलरी अभी नहीं चाह रहे हैं लेना। चाहे अगर वो रिंग्स आती थी पहले जो 4 ग्राम की लुक की आती थी, अभी वो पेपर कास्टिंग या पेपर मुंबई के सेट्स जो आते हैं जिसका थिन गेज होता है, वो ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमने 18 कैरेट की ज्वेलरी शुरू कर दी। आने वाले महीने 1.5 महीने के अंदर 9 कैरेट की ज्वेलरी भी शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर वेट भी कम होगा, ट्राई कलर भी आएगा, येलो के अंदर भी सेम लुक आएगी जो 22 कैरेट की है, और वो मान लो 50% चीपर रहेगा 22 कैरेट से 9 कैरेट की, और लुक और फील सेम आएगी। तो रेट जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो कस्टमर ये सब ज्वेलरी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और रिटेलर्स भी ये 9 कैरेट की 14 कैरेट की ज्वेलरी को प्रमोट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कस्टमर्स को बाय करने के लिए, क्योंकि सबकी बाइंग पावर या पॉकेट की पावर 5-10% से बढ़ सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती गोल्ड रेट्स के हिसाब से। तो ये लाइट वेट के अंदर और कम कैरेटेज के अंदर अच्छी सेल्स आ रही है, और एक्सपोर्ट्स के अंदर भी ये ज्वेलरी एक्सेप्ट ज्यादा अच्छी तरीके से हो रही है। सही, हम एक फाइनल सवाल आगे जाते हुए यहाँ से, क्या एज ऑफ नाउ लोगों की बाइंग है, क्या उनकी क्वेरीज हैं, क्या वो इस समय लेना चाहते हैं या उन्हें लगता है प्राइसेस गिर रहे हैं? देखिए एज अ मैन्युफैक्चर होलसेलर जितने रिटेलर्स हैं उन्होंने अपनी बाइंग अच्छी तरह से चालू कर दी है। ज्वेलरी उन्होंने लेना शुरू कर दिया, और मैंने जो जब भी बात होती है रिटेल सेगमेंट से, वो यही बोलते हैं कि अभी कस्टमर जो 2-2.5 महीने से रुका हुआ था वो वापस अभी मार्केट के अंदर आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि कस्टमर अभी रुक रहा है। 3988 के रेट्स हैं जैसे कि, और 1,45,000 विद जीएसटी के रेट्स हैं। ये रेट्स कस्टमर के माइंड के अंदर एक्सेप्टेबल है, क्योंकि 193 देख चुका है जब एंड कंज्यूमर, तब 145 के रेट्स उसके लिए ज्यादा एक्सेप्टेबल लग रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस माइंड में आ गया है कि, और आना भी चाहिए कि 145 के रेट्स में अगर बाइंग करें तो यहाँ से 10 to 15% इजीली रिटर्न्स मिल सकते हैं, और साथ में पहनने का भी, ज्वेलरी पहनने का भी जो आनंद है वो भी साथ में उठा सकते हैं। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर रहता है। और आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर जब भी कस्टमर है वो जुलाई एंड से बाइंग चालू करते हैं आने वाले अप सीजन के लिए या शादी के फेस्टिवल्स के लिए, और फिर दिवाली तक उसकी प्लस माइनस बाइंग एक एक करके, जिसकी भी जैसी सोच बोले और समय मिले वो आके शोरूम में आके बाइंग करते हैं। वेल, दैट पॉइंट इज वेल टेकन। साथ ही साथ एक फाइनल सवाल देन, संयम, एक्सपोर्ट्स को लेके क्या हाल है? क्योंकि जून के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए, फर्स्ट क्वार्टर इस फाइनेंशियल ईयर का काफ़ी बेहतर दिख रहा है। ये देखिए गल्फ के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन गोल्ड के अंदर आप देखेंगे तो जो हमारा दुबई का ट्रेडिंग हब है जो वर्ल्ड के लिए ओपन, वहां पर तो कहीं ना कहीं हम लोग ज्वेलरी भेज ही रहे थे। जून के अंदर फिर भी ज्वेलरी एक्सेप्ट हुई। मई के अंदर तो थोड़ा सा एक्सपोर्ट्स के अंदर ज्यादा माल भेजने के अंदर, या वहां दूसरी कंट्रियों से दुबई के अंदर लोग या गल्फ के अंदर वहां पर नहीं आ रहे थे, फिर भी अभी जून के अंदर आने लग गए। अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स जो हैं ईरान के तरफ से जो गल्फ के अंदर आ रही हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा ट्रेड विल फाइंड इट्स वे। तो ट्रेड दुबई के थ्रू या बाकी भी सेक्टर्स है, जैसे कि इंडिया ने एफटीए अभी यूके के साथ हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑलरेडी बिजनेस अच्छा चल रहा है, सिंगापुर मलेशिया के साथ अच्छा चल रहा है। तो ये सब कंट्रीज के साथ करके जो इंडिया की येलो ज्वेलरी है उसका भी अच्छी एक्सपोर्ट्स हो रही है, और डायमंड्स और लैब की भी ज्वेलरी की अच्छी एक्सपोर्ट्स हो रही है।
लेकिन जो हल्की हल्की जब प्रॉब्लम्स आ जाती है गल्फ के अंदर, तभी 5-7-10 दिन एक्सपोर्ट्स जाने थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि बाकी कंट्री से जो ट्रेडिंग हब्स के अंदर, दुबई के अंदर लोग आना चाह रहे हैं, वहां पर थोड़ा रुक जाते हैं, तो वो 5-7 दिन का लैग आ जाता है। लेकिन मुझे आने वाले दिन के अंदर, महीनों के अंदर काफी पॉजिटिव लग रहा है एक्सपोर्ट्स, क्योंकि डिमांड्स भी जहां पर हमारे लेवल पे, होलसेल के और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर के लेवल पे अच्छी जी। ज्वेलरी की एक्सपोर्ट हो रही है, और हैंडमेड ज्वेलरी ज्यादा एक्सपोर्ट हो रही है। ऑलराइट, तो हैंडमेड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट्स यहाँ पर अच्छे हैं, नंबर्स बेहतरीन है, चाहे वो गोल्ड ज्वेलरी है, स्टडेड एंड डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड ऑफ कोर्स यहाँ पर काफ़ी बेहतर करते हुए नजर भी आए हैं। बहुत शुक्रिया संयम हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय, आपसे एक सवाल गोल्ड पर ऑल है, क्योंकि हमने रिसेंटली सिटी से मैंने बात करी थी, उन्होंने कहा पॉसिबिलिटी है हम $3500 प्रति आउंस भी एक बार आता हुआ देखें। कल बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट आई है जहाँ पर उन्होंने बोला 3700, 3600 अगर ये स्तर टूटते हैं तो 3250, जो मुझे याद है आपने एक बार कहा था कि यहाँ से रैली शुरू हुई थी, यहाँ तक गोल्ड एक बार आ सकता है, तो बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट एग्जैक्टली वही कहती है। HSBC भी मानता है कि एक बार 3800 तक के लेवल्स यहाँ पर आ सकते हैं। तो बैंक्स अब ज्यादा से ज्यादा, जैसा कि हमेशा देखने को मिलता है, लोअर लेवल्स की बात करने लगे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो है कि चलो जो मैंने पहले बोला था वो अब होता हुआ दिख रहा है, बट अब मैं थोड़ा सा रिवर्स इसलिए है, मेरा कंसर्न खाली कच्चे तेल के ऊपर है। जैसे $100 के ऊपर कच्चा तेल, तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन के ऊपर और रेट हाइक के ऊपर प्रेशर बना हुआ था, बट जो $100 की जगह 84-85 पे आ चुका है। और आप देखिए जो वर्स्ट था, हमने 1 मार्च 2 मार्च को देखा, तब हमने $119 देखा, और अब सेकंड स्पेल जो स्टार्ट हुआ उसमें 87-88 के ऊपर जा नहीं रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल कच्चा तेल 90 के ऊपर वापस नहीं जाता, बहुत ही ज्यादा एस्केलेशन, आई एम एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट 15 दिन के अंदर अगर वापस ये 76-77 तक आएगा, तो आप देखेंगे कि वापस इन्फ्लेशन का कंसर्न कम आ जाएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीना मार्केट में वॉलिटिलिटी एक्सट्रीम रहने वाली है। बट हाँ, जो पहले मेरे को 100% ऐसा लग रहा था चार्टिकली कि 3450, 3500 का लेवल आएगा, उतना ज्यादा स्ट्रांगनेस अब नहीं दिख रहा, बिकॉज वो कंसर्न्स इन्फ्लेशन के, आप देखेंगे Q4 में जाकर ओपेक ने अपनी सप्लाई बढ़ा दी है, और कहीं ना कहीं जो IE के भी अपडेट्स आए वहां पे, तो मुझे नहीं लगता कि अब एग्रेसिवली, हाँ, देयर माइट बी ए चांस ऑफ 10% वी शुड सी द लेवल ऑफ 3450, 35 जो हमने चार्टिकली देखा हुआ है। बट फॉर दैट वी नीड टू ब्रेक एटलीस्ट 3880 लेवल फर्स्ट, और 3880 का टाइमिंग मुझे नहीं लग रहा है कि इतना एग्रेसिव शॉट होगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक की कंटिन्यू बाइंग है, और सेकंड हाफ में हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट बाइंग भी वापस लौटते हुए दिखेगी। पॉइंट टेकन। वेल, कच्चे तेल भी एक फोकस कर लेते हैं। JNU के प्रोफेसर गुलशन सचदेवा हमारे साथ हैं। प्रोफेसर जी, शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। आप कैसे देखते हैं क्रूड को? ये हफ्ता काफ़ी यूनिक रहा, 11-12% की तेज़ी के साथ हम कारोबार कर रहे हैं, और वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट अभी भी बैक एंड फोर्थ जाता हुआ। जी नमस्कार मनीषा जी। नहीं, अभी मामला काफी गंभीर बना हुआ है। उसमें यह है कि आपने सही कहा कि अभी जो है 85 के आसपास टिका हुआ है कई दिनों से, लेकिन अभी जो पिछले 3-4 दिन से जिस तरह का माहौल है, जिस तरह के बार बार हमले हो रहे हैं, जवाबी हमले हो रहे हैं, और जो MOU इन दोनों ने, ईरान और US ने जो साइन किया था, वो लगभग कोलैप्स हो गया है। और उसके बाद इनफैक्ट अभी तो बात यहाँ तक चल रही है कि बयान आ रहे थे ईरान की तरफ से, वो सिर्फ स्टेट ऑफ हार्मूज तो ऑलमोस्ट बंद है, लेकिन बाब एल मंदेब को भी वो हुतीज के थ्रू बंद करने की धमकी दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी एस्केलेशन ट्रैक पे है सारा कुछ। तो उसके अंदर अगर ऐसे माहौल चलता रहा कुछ दिन तक, तो ये 85 से नीचे जाने का तो सवाल नहीं पैदा होता। अभी यहाँ पे जो टिका हुआ है, इससे थोड़ा बहुत ऊपर ही जा सकता है, कम नहीं हो सकता। और अगर ये बात लंबी खिंच जाती है तो ये काफी कुछ वहां पे उलझने बढ़ सकती हैं, कम होने की बजाय। लेकिन हमने ये भी देखा है पहले कि जब काफी उलझाने के बाद कई बार ट्रम्प साहब जो हैं वो मंडे मॉर्निंग से पहले कुछ पॉजिटिव ट्वीट भी कर जाते हैं, तो वो सब पॉसिबिलिटीज बनी रहती हैं। लेकिन फिलहाल सिचुएशन जो है वहां पे काफी गंभीर है, और उसका कच्चे तेल पे नेगेटिव असर ही है, कोई उसका पॉजिटिव किसी किस्म का अभी नजर नहीं आ रहा है। वेल, एब्सोल्युटली। और जैसे आपने कहा, ये वीकेंड भी उसी तरीके से रह सकता है, क्योंकि US प्रेसिडेंट ने कहा है कि इस वीकेंड पे वो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल फैसिलिटीज़ पे हमला कर सकते हैं अगर ईरान वापस नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आता है। प्रोफेसर सचदेव, एक और चीज़, आपको लगता है कि ऑफकोर्स जिस स्थिति में हम यहाँ पर हैं वो तो है ही, लेकिन ये बहुत लॉन्ग ड्रॉन है, शायद अगला 1 साल शायद हम इसी तरह की खबरें सुनते रहें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके, बब अल मंदाब है, और साथ में साथ बाकी गल्फ कंट्रीज का क्या रुख निकलता है, टोलिंग यहाँ पर कैसी होती है? आपको लगता है कि एक वर्ल्ड मैप इन दैट सेंस मिडल ईस्ट में शायद चेंज हो जाएगा?
नहीं, उसके अंदर बड़े बदलाव तो होने हैं बिल्कुल वहां पे। लेकिन उसका जो प्रोसेस शुरू हुआ था, ये जो एमओयू साइन हुआ था, लगा था कि 2 महीने तक जो है कम से कम वहां पे सीज फायर हो गया है, दोनों के अंदर बातचीत चलनी शुरू हो गई है। और ये तो सब मान के चल रहे थे कि 2 महीने के अंदर वहां पे कोई ऐसी संधि होने वाली नहीं है, उसके अंदर काफी लंबा वक्त लगेगा। एक नया मिडल ईस्ट उसके अंदर उभरेगा, जिसके अंदर ईरान का क्या रोल होगा और अमेरिका का क्या रोल होगा, इसराइल का क्या, वो सब चीजें अभी उसके बारे में बातचीत हो रही थी। लेकिन इसके बीच में जो दिक्कत ये है कि सीज फायर का बिल्कुल बुरे तरीके से जो है वो वायलेशन हुआ है। दोनों तरफ से अब एक दूसरे पे हमले हो रहे हैं। इनफैक्ट ट्रम्प साहब सिर्फ कह ही नहीं रहे हैं, उन्होंने कल जो है वहां पे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ऑलरेडी हमले हुए हैं। और ये सब जो चीजें हैं, ये कोई अच्छी चीज नहीं है किसी भी तरीके से वहां पे, जिसका तेल के मार्केट्स के ऊपर जी। कोई पॉजिटिव असर पड़े। तो यही इस तरीके की अभी जो माहौल है, काफी गंभीर जो स्थिति है फिलहाल जो वहां पे बनी हुई है। पॉइंट टेकन। प्रोफेसर सचदेव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली एस्केलेशन यहाँ पर ऑन है, प्राइसेस 85 के ऊपर जा सकते हैं और जैसे कहा गया एक नया मिडल ईस्ट शायद वहाँ पर उभरता हुआ आ भी रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाजत। हम ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट। CNBC आवाज एंड इंडिया बॉन्ड्स प्रेजेंट्स बॉन्ड स्ट्रीट। नमस्कार, स्वागत है आपका बॉन्ड स्ट्रीट में। हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं महेंद्र कुमार जाजू, जो कि होल टाइम डायरेक्टर हैं क्वांट मनी मैनेजर्स लिमिटेड के। मिस्टर जाजू, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए। और आपके पास 30 साल का अनुभव है, जहां पर आपने काफ़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि ICICI, ABN AMRO, टाटा, मिराई एसेट्स और अब क्वांट में आप यहां पर काम करते हैं। किस तरह से आपकी ये जर्नी रही है और कैसे आपने देखा है बॉन्ड मार्केट्स को यहाँ पर ग्रो होते हुए? तो देखिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जर्नी बहुत ही आनंददायक थी। मैं जल्दी से 3 आपको मुख्य पॉइंट्स बताता हूँ जहाँ पर हमने बड़े चेंज देखे हैं बॉन्ड मार्केट्स में। पहला, 30 साल पहले हमारे इंटरेस्ट रेट्स 15-16% होते थे, जो अब 5.5, 6, 6.5% आ गए। उस सेंस में ये बहुत ही प्रॉफिटेबल जर्नी रही। दूसरा, और ये जो हमारे भारत के मैक्रो फंडामेंटल्स में जो शानदार इम्प्रूवमेंट हुआ है उसको भी रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा, आज के डेट में बॉन्ड मार्केट्स लार्जली डिजिटाइज्ड है। लोगों को बाहर से लगता है कि काफ़ी टेलीफोन वगैरह, डीलिंग अभी भी मैनुअल है, टेलीफोन पे है, बट गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट जो पूरा का पूरा RBI के सिस्टम पे चलता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड में जितने भी सेटलमेंट है, कस्टडी है, वो पूरे के पूरे डिजिटाइज्ड है। इट्स कीपिंग पेस विथ जो बाकी हमारी इकोनॉमी में डिजिटाइजेशन हो रहा है। और तीसरी चीज़, आज जो हमारा इन्वेस्टर बेस है वो काफ़ी बढ़ गया है। मैंने जब शुरू किया तो हमारे पास खाली बैंक्स थे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और एक इंश्योरेंस कंपनी। आज के डेट में आपके पास बैंक्स है, म्यूचुअल फंड्स है, AIF है, फॉरेन इन्वेस्टर्स है, और अब हमारे जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है वो ग्लोबल इंडाइसेस में भी इंक्लूड हो गए हैं। मुझे लगता है कि हमारे पास एक बहुत ही विस्तृत इन्वेस्टर बेस है और इसलिए हमारे मार्केट में आज बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी रहती है कंपेयर टू उस समय। ओह एब्सोल्युटली। और ग्लोबल मार्केट्स भी यहाँ पर काफ़ी वॉलेटाइल हैं, उससे भी काफ़ी क्यूज़ हैं। हैविंग सेड दैट, मिस्टर जाजू, बहुत सारे लोग अब यहाँ पर बॉन्ड्स में निवेश कर रहे हैं। हमने वो नंबर्स पिछले 2 साल में बढ़ते हुए देखे हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो जैसे इक्विटी इवैल्यूएट करते रहे हैं वैसे ही बॉन्ड इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये फेयर है टू बिगिन विद, और बॉन्ड में निवेश करने से पहले क्या देखना चाहिए? देखिए, जो लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं उनका एक मेंटल एक्सपेक्टेशन होता है, जब वो बॉन्ड मार्केट में आते हैं, कैपिटल मार्केट में आते हैं, तो उनको कैपिटल मार्केट जैसे रिटर्न चाहिए, तो उनके टॉप ऑफ द माइंड कंपैरिजन जो है वो इक्विटी से रिटर्न कंपेयर करें, विच इज़ नॉट फेयर, बिकॉज बॉन्ड एक डिफरेंट एसेट क्लास है। मैं पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो बैंक फिक्स डिपॉजिट में 2.5%, 3%, 4% में उनको बहुत सेफ लगता है, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड में यदि लिक्विड फंड भी 4.5% रिटर्न है तो उनको बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगता, बिकॉज जैसे ही वो म्यूचुअल फंड की बात करते हैं वो लार्ज कैप फंड से कंपैरिजन शुरू करते हैं। आई थिंक जो बेस है वो रीसेट करना होगा। और दूसरा है कि हमारे यहाँ पे लोग रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से जाना चाहिए, वो थोड़ा सा हमारे यहाँ पे डिसिप्लिन की कमी है, बिकॉज आपने देखा होगा लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिकल टेस्ट लेते हैं, जो रिपोर्ट का कंक्लूजन होता है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लेते हैं, वहाँ पर वो कोई बहस नहीं करते। लेकिन जब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है तो लोग रिस्क प्रोफाइलिंग ज़्यादा लोग नहीं कराते, जो कराते हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो इसलिए इट्स नॉट ए वेरी बिग सरप्राइज कि लोगों की फिजिकल हेल्थ बेटर है फाइनेंशियल हेल्थ से काफ़ी जगह। तो मुझे लगता है रिस्क प्रोफाइलिंग की कल्चर आएगी और उससे काफ़ी एक सुनियोजित तरीके से लोग
बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। ऑलराइट, सुनियोजित तरीके से। ऑलराइट, एक तो मिस्टर जाजू ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा रिस्क प्रोफाइलिंग होगी, पर वो जब आएगी तब आएगी, एंड आई एम अज्यूमिंग काफी लोग उसका फायदा अभी भी उठाते ही होंगे। लेकिन जहां तक एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात है, आप कहेंगे इंडियंस अभी भी बहुत ज्यादा इक्विटी की तरफ हैं, डेट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो एक पोर्टफोलियो कैसा दिखना चाहिए? देखिए, ओवरऑल हम यदि इंडियन हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से अभी भी 92-93% फिक्स्ड एसेट्स में ही है, फिक्स्ड इनकम एसेट्स में ही है। इक्विटी में मार्केट अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है तो शायद थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ गया होगा। सो इक्विटी मार्केट अभी भी बहुत लिमिटेड जगह सीमित है। द प्रॉब्लम इज कि लोगों का जो फिक्स्ड इनकम मार्केट है उसमें ऑप्शंस क्या है, डेट म्यूचुअल फंड्स है, अभी ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स आ गए, उनकी अवेयरनेस कम है। जहाँ पर अवेयरनेस है वहाँ पे कॉन्फिडेंस की कमी है, जहाँ कॉन्फिडेंस है वहाँ प्रीवियस एक्सपीरियंस अच्छा नहीं, क्योंकि उन्होंने रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से या एक्सपर्ट एडवाइस के बिना इन्वेस्ट किया। तो वो सारी चीज़ें जो है अब धीरे धीरे मेरे ख्याल से एक इम्प्रूव हो रही है। और ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स आर बिग हेल्प। हमने अभी देखा कि एक लिक्विड ETF वो 10,000 करोड़ की AUM उनको करीब 2-3 साल में पहुंच गए, जबकि आज जितने भी बड़े म्यूचुअल फंड हैं उनको लिक्विड फंड में 10,000 करोड़ पहुंचने में काफ़ी साल लगे। सो जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की रीच है, इनकी जो एबिलिटी है अवेयरनेस क्रिएट करने की, वो बहुत शानदार है। हमने देखा इक्विटी मार्केट हमारे जो विश्व के सबसे बड़े बिकॉज ऑफ द एक्सेस टू एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री। आई थिंक वो चीज़ हम अब रेप्लिकेशन देख रहे हैं बॉन्ड मार्केट में। तो मुझे लगता है अगले 5 साल बहुत अच्छा फ्यूचर देख रहे हैं यहाँ पर। ऑलराइट, आपने OBPs की बात भी करी। आपको लगता है कि रिटेल इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस वहाँ से काफ़ी आएगी, और जैसे आपने कहा कि ग्रोथ वहाँ से आ रही है, किस तरह की ग्रोथ यहाँ से और एक्सपेक्ट की जा सकती है? क्योंकि सारी की सारी रिपोर्ट्स कहती हैं कि अगर लॉन्ग टर्म हमें इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर कैपिटल इंक्रीज अगर देखना है तो वो शायद डेट मार्केट से आएगा। देखिए, डेट मार्केट में आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिटर्न इज नॉट ऑब्वियसली गोइंग टू बी एज गुड एज इन सम ऑफ द अदर एरियाज, फॉर एग्जांपल इक्विटी। सो देयर इज अ पोर्टफोलियो एलोकेशन का एक कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन रिस्क प्रोफाइलिंग। और डेट में हमेशा इन्वेस्ट ही होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब मेरे लड़के ने काम करना शुरू किया तो उसने मुझे फ़ोन किया कि डेट में कहाँ इन्वेस्ट करो। उसने बोला बेटा तू अभी इन्वेस्ट मत कर, तू थोड़ा बोरो कर, बोरो करके जो अप्रिशिएटिंग एसेट है जो अब इन्फ्लेशन को बीट करते हैं उसमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि अगले 5-10 साल आपका कैरियर शुरू हो, आपकी जो इनकम है वो जियोमेट्रिक प्रोपोर्शन में शायद बढ़ेगी होपफुली। और वैसा होता है तो आप 5 साल बाद 10 साल बाद यू विल अर्न मोर, आप कमाओगे ज़्यादा लेकिन आप वेल्थ क्रिएट नहीं करोगे। CNBC आवाज एंड इंडिया बॉन्ड्स प्रेजेंट बॉन्ड स्ट्रीट।